नमस्कार दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर किया जाता है आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के आगे घुटने टेक देते हैं और जन्म होता है एक नई कंट्री बांग्लादेश का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हुई ये वॉर, क्यों बांग्लादेश चाहता था पाकिस्तान से आज़ादी और भारत का क्या रोल रहा इस 1971 वॉर में। So let's begin. Massacre of unarmed people in East Pakistan by the West Pakistan Army. বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब ब्रिटिश इंडिया को दो देशों में बांट दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। जब ये पार्टीशन हुआ तो उस समय पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा दोस्तों। ये जो इधर वाला हिस्सा है ये बना वेस्ट पाकिस्तान और जो ये वाला बंगाल रीजन का हिस्सा था ये बना ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली बंगालीज का था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली थी और वहीं वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, पख्तून्स, सिंधीज और बलोच रहते थे। दोस्तों, वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हमेशा इन्फीरियर समझते थे और अपने आप को ही सुपीरियर मानते थे। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन तब भी बंगाली मुस्लिम्स को हमेशा साइड लाइन कर दिया जाता था। सभी पावरफुल पोजीशंस जैसे कि मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स वे सभी वेस्ट पाकिस्तान में कंसंट्रेटेड रहती थी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा ज़्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास ही जाता था। 75% ऑफ द नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च किया जा रहा था, जबकि 62% जो रेवेन्यू इनकम आती थी सरकार के पास वो ईस्ट पाकिस्तान से आती थी। इसीलिए वेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ईस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। दोस्तों, 1969-70 में जो पर कैपिटा इनकम थी वेस्ट पाकिस्तान की वो 61% ज़्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इन सब से भी बड़ा जो इशू था वहाँ पर वो था दोस्तों लैंग्वेज का। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान के साथ अच्छे से यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक ही भाषा बोलें, और जिन्ना की नज़रों में वो भाषा थी उर्दू। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ढाका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वे डिक्लेयर करते हैं कि अब से पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो सिर्फ उर्दू ही होगी। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. तो दोस्तों, यहाँ उर्दू लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा था पूरे पाकिस्तान में, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में अप्रोक्स सभी लोग बंगाली भाषा ही बोलते थे। वेस्ट पाकिस्तान का ये डिसीजन ईस्ट पाकिस्तान को एकदम हिलाकर रख देता है और लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वेस्ट पाकिस्तान के इस डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। 1954 तक ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सरकार को फाइनली बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस का दर्जा देना ही पड़ता है और 1956 में बंगाली को स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ आग में घी डालने का काम करती है दोस्तों। इससे लोगों के अंदर जो बंगाली लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेकर फीलिंग थी वो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है। ऐसे ही कई इंसिडेंट्स की वजह से जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में वो और तेज़ी से उभर कर आने लगता है। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग के फाउंडर मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक 6 पॉइंट्स डिमांड रखते हैं वेस्ट पाकिस्तान के सामने। ये 6 डिमांड्स पाकिस्तान में सत्ता में बैठी सरकार की नींव को एकदम हिलाकर रख देती है। इसके पहले पॉइंट में लिखा होता है कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए, ईस्ट पाकिस्तान को और ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी कि पावर दी जाए, जो रिसोर्सेज ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाएं। पाकिस्तान में 2 सेपरेट करेंसीज बनाई जाएं, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए और एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के पास अपना एक फॉरेन रिजर्व भी हो एंड इनफैक्ट अपनी एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो ईस्ट पाकिस्तान की। ये सभी डिमांड्स कुछ ऐसी थी दोस्तों जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान एक अलग ही देश बनना चाहता है। इसीलिए इन सभी डिमांड्स को पाकिस्तान की सरकार ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देती है और इन सभी डिमांड्स को वेस्ट पाकिस्तान की सरकार देशद्रोह की नज़र से देखती है।
वे कहते हैं कि ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं। और 19 जून 1968 को उस समय की आयूब खान की सरकार मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन उस टाइम तक मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के एक काफ़ी पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं, इसीलिए उनकी अरेस्ट होने की खबर सुनते ही लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फरवरी 1969 तक लोगों का प्रोटेस्ट एक भयानक रूप ले लेता है दोस्तों, जिस वजह से 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उन पे लगे सभी चार्जेस को हटा दिया जाता है। लेकिन उस समय तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं कि आयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है और वे अपने सक्सेसर जनरल याह्या खान को अपनी जगह अपॉइंट करते हैं। और जनरल याह्या खान प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कराएंगे। और 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस होते हैं। और इस 1970 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स सबको हैरान कर रख देते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, जिसके लीडर मुजीबुर रहमान थे, वो जीत जाती है। 313 में से 167 सीट्स मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है दोस्तों। बट शॉकिंग चीज़ ये थी कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाती। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का लेजिस्लेचर कुछ इस तरह था कि 313 सीट्स में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और बाकी 144 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो आवामी लीग 313 में से 167 सीट्स जीतती है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर सीट आवामी लीग जीत जाती है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उसे एक भी सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी 88 सीट्स जीतती है और इस पीपीपी पार्टी को ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली, जिससे ये साफ पता चलता है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की दरार काफ़ी गहरी हो चुकी थी दोस्तों। अब जैसा कि आवामी लीग टोटल सीट्स में से ज़्यादा सीट्स जीत जाती है, इसीलिए आवामी लीग को यहाँ विनर मान लिया जाता है। लेकिन इस इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी के लीडर्स और जनरल याह्या खान 1 मार्च 1971 को इस इलेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वे कहते हैं कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, हमने अपना वोट दिया है, हमने अपना लीडर खुद चुना है और अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आए तो आप उन्हें कैंसिल कर दोगे। और इस बार ईस्ट पाकिस्तान में लोग आज़ादी के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आते हैं। वे वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाने की मांग करते हैं और इस विद्रोह में ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग उनको सपोर्ट करती है। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान अपनी एक ऐतिहासिक स्पीच देते हैं। जय बांग्ला के नारे लगाए जाते हैं पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। अब 10 और 13 मार्च के बीच पाकिस्तान एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान भेज देता है एक ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। जो बंगाली नेशनलिस्ट थे वे अपनी एक मिलिट्री आर्मी बना लेते हैं जिसका नाम होता है मुक्ति वाहिनी, द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी वॉर क्राइम्स करती है। हज़ारों सिविलियंस को मार दिया जाता है, औरतों पर अत्याचार किए जाते हैं और पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाता है। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड का प्लान बनाती है और एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन सर्चलाइट। इसमें जो भी लोग ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की मांग करते हैं उन्हें पकड़ कर मार दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से ज़्यादा बंगालीज को मार दिया जाता है दोस्तों, वो भी सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर। साथ ही वहाँ रेडियो ऑपरेशंस को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्करेनास यूके भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने हालत देखी थी ईस्ट पाकिस्तान की, वो एक आर्टिकल द संडे टाइम्स में पब्लिश करते हैं। इस आर्टिकल की हेल्प से पहली बार पूरी दुनिया को पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इस चीज़ पर एक्शन लेने का डिसाइड करती हैं। 1971 की ऑटम तक लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भागकर इंडिया आ जाते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोचती हैं कि इस टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम इन 10 मिलियन रिफ्यूजीज की ज़्यादा दिनों तक हेल्प कर सकें, इसलिए मिलिट्री की हेल्प से इस वॉर में हिस्सा लेना ज़्यादा इकोनॉमिकल फीसिबल होगा इन लोगों की हेल्प करने के लिए। 28 अप्रैल 1971
इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेकशॉ को जंग की तैयारी करने के लिए कहती हैं, लेकिन सैम मानेकशॉ स्टार्टिंग में इस वॉर को करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि मॉनसून की वजह से अभी इस युद्ध को करने का सही टाइम नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम नवंबर से पहले इस वॉर को नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आज़ादी देती हैं कि जब उनको ठीक लगे तभी इस ऑपरेशन को किया जाए। सैम मानेकशॉ डिसाइड करते हैं कि नवंबर तक हम अपने सोल्जर्स और साथ ही मुक्ति वाहिनी को इस युद्ध के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता दोस्तों। इंडियन मिलिट्री फोर्स की स्ट्रेटेजी यही थी दोस्तों कि हम ईस्ट पाकिस्तान में ऑफेंसिव रहेंगे और सोल्जर्स को ग्राउंड लेवल पर भेजा जाएगा, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में हम डिफेंसिव रहेंगे जिससे वर्ल्ड लेवल पर भारत को क्रिटिसाइज ना किया जा सके। साथ ही अगस्त 1971 में इंडिया और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया भी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं। लेकिन अब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया के अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, श्रीनगर और आगरा जैसे 11 एयरफील्ड्स पर पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा बम गिराए जाते हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के कंपैरिजन में कई गुना स्ट्रॉन्ग था दोस्तों, जिससे इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। इंडिया के वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। 4 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल असेंबल करता है। यूएसए, यूके और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये तीनों भारत को इमीडिएटली अपने सोल्जर्स को पीछे हटाने को कहते हैं। लेकिन यूएसएसआर यानी कि रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है दोस्तों और इस रेजोल्यूशन को 2 बार वीटो कर देता है। जब अमेरिका पाकिस्तान को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अपना बैटलशिप भेजता है तो उधर से रशिया भी भारत को सपोर्ट करने के लिए अपना पावरफुल बैटलशिप भेज देता है दोस्तों, और साथ ही यूएस को वार्निंग देता है कि अगर भारत पर हमला होगा तो उसे रशिया पर हमला मान लिया जाएगा। 12 दिसंबर 1971 तक इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान अपनी एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा होता है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से यूएस जाते हैं जिससे भारत पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके, और इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने के लिए 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री सरेंडर कर चुकी होती है। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी अपने 93,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स के साथ सरेंडर कर देते हैं और इमीडिएटली ईस्ट पाकिस्तान की सरकार कोलैप्स कर जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होता है ये दोस्तों। अगले साल 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान बांग्लादेश को ऑफिशियली एक नए इंडिपेंडेंट देश के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और भारत पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग भारी वोट्स के साथ जीत जाती है और इस तरह से जन्म होता है एक नए देश बांग्लादेश का। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।